गुड इवनिंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और जैसे मैं सबसे पहले लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ना, क्या होती है क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होती है ना, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो टेट्राहेड्रल के केस में कम होती है और ऑक्टाहेड्रल के केस में ज्यादा होती है। पहला पॉइंट ये समझ गए हैं। दूसरा रिलेशन आप जानते हैं, डेल टी बराबर 4/9 डेल नॉट होता है। डेल टी बराबर 4/9 डेल नॉट होता है। डेल टी बराबर डेल नॉट, डेल टी जो है वो छोटा होता है डेल नॉट से। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा किसमें होती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन का मतलब क्या है? जिसमें स्पिन कम हो, मतलब पेयरिंग हो जाए। मतलब कौन से लीगेंड के केसेस हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केसेस हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केसेस हैं। नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। क्यों इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ये क्यों ऑब्जर्व नहीं होते? हेड्रल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केसेस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व क्यों नहीं होते? समझो ना बात को। जैसे मान लो ये 5 ऑर्बिटल थे, जब इनकी एनर्जी, जब ये अकेले सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये एनर्जी का डायग्राम है। जब लीगेंड ने बराबर अप्रोच किया तो सभी की पांचों की एनर्जी बढ़ जाएगी। बट जैसे ही लीगेंड पास आएंगे आपको मालूम चलेगा T2G की एनर्जी ज्यादा होती है और Eg की एनर्जी कम होती है। किसके केस पढ़ रहे हैं? टेट्राहेड्रल का, है ना। टेट्राहेड्रल का केस पढ़ रहे हैं। T2G की एनर्जी ज्यादा होती है और Eg की एनर्जी कम होती है। इस सेंटर को बैरी सेंटर कहते हैं ना, बारी सेंटर कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये है 2/5 डेल नॉट डेल टी। ये वाला जो हिस्सा है ये है माइनस का 3/5 डेल टी। अब मान लो आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, टेट्राहेड्रल के केस में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो? D4, है ना। तो 1 2 3 4, है ना, भर दिया। इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, डेल टी की वैल्यू कम होती है। तो 1 2 3 4। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केसेस होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो एनर्जी का गैप होता है ना ये बहुत कम होता है। जो ये गैप होता है ये ऑक्टाहेड्रल के केस में कम होता है। बेटा ऑक्टाहेड्रल में दो केसेस होते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस अगर मैं ले लूं तो उसमें एक केस होता है डेल नॉट ग्रेटर देन पी, एक केस होता है डेल नॉट लेस देन पी, है ना। बट इसके केस में ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही केस होता है। इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो एनर्जी का गैप है ना, जो डेल टी की वैल्यू है ये स्मॉल है, डेल टी की वैल्यू स्मॉल है। मेरी बात समझी नहीं समझी? फिर से समझाता हूं, चलो। फिर से समझाता हूं। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि डेल नॉट का मतलब क्या है? डेल नॉट का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं डेल नॉट, है ना। डेल टी का क्या मतलब है? डेल टी का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। अब मेरी बात बताओ, जो डेल टी है वो बराबर होता है 4/9 डेल नॉट। इससे समझ में आता है कि डेल नॉट के अंदर डेल नॉट की वैल्यू डेल टी से ज्यादा होती है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल में कम होती है। यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कि टेट्राहेड्रल के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व्ड नहीं होते। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट ऑब्जर्व्ड। किसके केस में ऑब्जर्व नहीं होते?
टेट्राहेड्रल के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व नहीं होते। क्यों नहीं होते बताओ ना रीजन। क्योंकि डेल्टा की वैल्यू बहुत छोटी है, इज वेरी स्मॉल, डेल्टा इज वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रॉन क्या पसंद नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करता है, हायर ऑर्बिटल में जाना पसंद करता है, पेयरिंग नहीं पसंद करता। तो अगर मैं डायग्राम वाइज बनाऊं तो ये मैंने एनर्जी बना दिया है, ये मैंने 5 ऑर्बिटल बना दिए हैं। ये जब लिगेंड सभी को स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड में अप्रोच करेगा तो ये मैंने 5 ऑर्बिटल फिर बना दिए हैं। फिर ये T2G की एनर्जी ज्यादा, Eg की एनर्जी कम। आपको मालूम है ना क्रिस्टल टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, तो उनके रास्ते में जो ऑर्बिटल आते हैं वो dxy dyz और dzx आते हैं, dx स्क्वायर माइनस और y स्क्वायर नहीं आते एंड dz स्क्वायर नहीं आते हैं। तो अगर मैं बात करूं 5 इलेक्ट्रॉन की तो 1 2 3 4, 5 भी कर लूं, 5 1 2 3 4 5। आप कैसे भरोगे 1 2 3 4 5? क्यों? टेट्राहेड्रल के केस में जो ये गैप है बीच में, ये जो गैप है ये काफी कम होता है, डेल्टा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। इसीलिए टेट्राहेड्रल के केस में, इसीलिए टेट्राहेड्रल के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व्ड नहीं होते, इसीलिए टेट्राहेड्रल के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नॉट ऑब्जर्व्ड। समझ गए मेरी बात को? इसीलिए टेट्राहेड्रल के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व्ड नहीं होते। इतनी बात पहले क्लियर कर लो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, डेल्टा इज इक्वल टू 4/9 डेल नॉट इज ग्रेटर देन डेल्टा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डेल्टा के अंदर ऑब्जर्व्ड नहीं होते। तो टेट्राहेड्रल के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व्ड क्यों नहीं होते, उसका रीजन समझ में आ गया? तो उसके पीछे रीजन है उनके बीच का एनर्जी गैप, उनके बीच का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कम होती है। समझ गए? तो अब हम इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं और वो एप्लीकेशन ऑफ CFT है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स है ना। तो बेटा हम जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ CFT, और वो है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। समझ के नहीं समझे? अच्छा, कलर किसी भी कॉम्प्लेक्स का इसलिए आता है क्योंकि वो विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है। बेटा अगर वो अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें दिखाई नहीं देगी। हमारी आंखें कहां से कहां तक की वेवलेंथ देख सकती हैं? हमारी आंखें देख सकती हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ को देख सकती हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो किसके कारण आता है? जब वो विजिबल रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो नोट कर लेना पॉइंट, नोट कर लेना पॉइंट। अ कंपाउंड is colored, बेटा मैं तो सिर्फ ये नोट कर रहा हूं क्योंकि ये लिखना पड़ेगा ना तुम्हें पॉइंट। A compound is colored when it absorb wavelength of visible light, और विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक। कोई भी कंपाउंड कलर्ड क्यों होता है? क्यों इसलिए होता है क्योंकि वो किस रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं बेटा, यहां पर एक चीज बात होगी। एनर्जी का फॉर्मूला आपको सभी को मालूम है, E इक्वल्स टू h न्यू hc अपॉन लैम्डा, और hc न्यू बार, ये न्यू बार वेव नंबर है ना। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। इतना तो आप सभी को मालूम है 11th क्लास से। यहां तक की बात आ गई, मतलब अगर हमारा कोई भी कंपाउंड कलर शो कर रहा है तो उसके पीछे रीजन है कि वो उसने एब्जॉर्ब जो की होगी वेवलेंथ वो विजिबल लाइट की होगी, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक आती है। तो किसी भी जो कॉम्प्लेक्स का कलर है वो क्यों है? क्योंकि उसने एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी होगी विजिबल लाइट, कहां से कहां तक? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। E इक्वल्स टू h न्यू hc अपॉन लैम्डा hc न्यू बार। लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम, लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा। अब बेटा मैं सबसे पहली बात बताता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर है, जो ऑब्जर्व्ड कलर है, असली में जो कलर आपको दिखता है, असली में कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ने वो कलर एब्जॉर्ब नहीं किया होता, असली में वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जो कॉम्प्लेक्स का कलर आपको दिखेगा, जो कॉम्प्लेक्स का कलर ऑब्जर्व्ड होगा,
जो कॉम्प्लेक्स का कलर ऑब्जर्व्ड होगा या फिर ट्रांसमिटेड होगा असली में वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कौन सा कलर है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जिस कलर को उसने एब्जॉर्ब किया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। मतलब कलर कॉम्प्लेक्स का कलर जो दिखता है आपको ना, वो असली में उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स का कलर दिख रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स का कलर जो ऑब्जर्व्ड कलर है या ट्रांसमिटेड कलर है, असली में वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर? मान लो मैं आपको बताता हूं, जैसे इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल बनाई जाती है बच्चों, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल बनाई जाती है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है? कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर लेता है। लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होते हैं। जो रिमेनिंग कलर है वो सब मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं और वही हमें दिखता है। मैं फिर समझा रहा हूं, असली में कॉम्प्लेक्स जिस कंपाउंड जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है वो कलर नहीं दिखता हमें, उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है। जो ऑब्जर्व्ड कलर होता है वो एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो कलर आपको दिखता है वो एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो कलर आपको दिखता है। मेरी बात समझना, हम एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में ये पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का जो भी कलर आपको दिखता है असली में वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। किसका? एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके लिए हमें साइकिल की हेल्प चाहिए होती है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल एक व्हील होता है इस तरीके का, बना लो। एक व्हील होता है इस तरीके का। अब एक में रख दो वॉयलेट इंडिगो, एक में रख दो ब्लू, एक में लिख दो ग्रीन विबग्योर। अब आपको मैं समझाता हूं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है, अगर मान लो कंपाउंड ने रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, यार वो अंदर की साइड है, इसका मतलब है उसने रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो वो ग्रीन कलर की वेवलेंथ को इमिट करेगा। समझो, दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। अगर उसने रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया तो वो इमिट किसको करेगा? ग्रीन कलर की। मान लो उसने ऑरेंज कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, ऑरेंज कलर जो है उस रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो इमिट किसको करेगा? ब्लू कलर की वेवलेंथ को। मान लो उल्टा कर दो, अगर उसने ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया तो इमिट कौन सी करेगा? ऑरेंज कलर की वेवलेंथ। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अगर मान लो उसने वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब किया तो इमिट क्या करेगा? येलो करेगा। तो आप समझो मेरी बात कि एब्जॉर्ब्ड कलर जो है, एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑब्जर्व्ड कलर। एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑब्जर्व्ड कलर। ऑब्जर्व्ड कलर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और ये आप किसकी मदद से निकाल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल की मदद से निकाल सकते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एब्जॉर्ब्ड कलर है वो आपके ऑब्जर्व्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इमिट करेगा। मान लो अगर उसने रेड कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है तो ग्रीन कलर का इमिट करेगा। अगर उसने ब्लू कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है तो वो ऑरेंज कलर को इमिट करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये आप किसकी मदद से निकाल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल की मदद से निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात? कितनी सुन लिया ध्यान से। इसी चीज को मैंने लैंग्वेज में क्या लिखा है वो मैं आपको समझा देता। तो एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में अब आप बोलोगे ये कलर आता क्यों है? ये कलर आता है बच्चों डीडी ट्रांजिशन की वजह से। ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यों आता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर क्यों आता है? क्योंकि लिगेंड क्या करता है? डीजनरेसी लॉस करा देता है डी ऑर्बिटल की। और जब डीजनरेसी लॉस हो जाती है डी ऑर्बिटल की तो एक डी ऑर्बिटल हायर एनर्जी में चला जाता है, लोअर एनर्जी में चला जाता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है। इसी को कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। बेटा अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो डीजनरेसी लॉस नहीं होगी, और अगर डीजनरेसी लॉस नहीं होगी तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स का। तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के पीछे रीजन क्या है? कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के पीछे रीजन है डीडी ट्रांजिशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी कंपाउंड का जो कलर आता है
वो इसलिए आता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब जो वेवलेंथ करता है वो किस रीजन में आती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500, इसके ऊपर की करेगा या इसके नीचे की करेगा तो वेवलेंथ उस वेवलेंथ को हमारी आंखें देख ही नहीं सकती, तो वो हमें कलरलेस दिखाई देगा, मतलब व्हाइट इन कलर दिखाई देगा। तो कोई भी कंपाउंड कलर इसलिए होता है क्योंकि वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट की। कॉम्प्लेक्स का जो कलर आपको दिखता है असली में वो ऑब्जर्व्ड कलर है, बट वो ऑब्जर्व्ड कलर एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लेक्स का कलर जो आपको दिखता है वो ऑब्जर्व्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री है ऑब्जर्व्ड कलर। मैंने यहां लिखा है एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑब्जर्व्ड कलर। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कौन सा कलर कॉम्प्लीमेंट्री? मान लो अगर उसने रेड कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर दी तो वो ग्रीन कलर को इमिट करेगा, तो अगर ये एब्जॉर्ब करी तो ये ऑब्जर्व्ड कलर होगा। मान लो उसने ब्लू एब्जॉर्ब करी तो ऑरेंज ऑब्जर्व्ड कलर होगा। समझ गए? तो आपको मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं जो आईआईटी लगातार पूछ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड जो है ना वो ऑब्जर्व्ड कलर डिसाइड नहीं करता है, एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड ऑब्जर्व्ड कलर डिसाइड नहीं करता है, एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड करता है। सुना मेरी बात? नहीं सुनी? स्ट्रेंथ जो लिगेंड की स्ट्रेंथ होती है वो ऑब्जर्व्ड कलर डिसाइड नहीं करता है, एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड करता है। सुनो, नहीं समझे? यहां लिखूं लिगेंड की स्ट्रेंथ, लिगेंड की स्ट्रेंथ हिंदी में लिख रहा हूं, लिगेंड की स्ट्रेंथ, लिगेंड की स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड करता है, ऑब्जर्व्ड कलर नहीं करता। लिगेंड की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कलर डिसाइड करता है, ऑब्जर्व्ड कलर नहीं करता। अब अच्छा, लिगेंड कैसे मालूम चलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? जब एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड कम होगी। मान लो अगर लिगेंड कम वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि लिगेंड की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड करता है, ऑब्जर्व्ड कलर नहीं करता। लिगेंड की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड करता है, ऑब्जर्व्ड कलर नहीं करता। अब अच्छा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये हमें कैसे मालूम चलेगा? जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब वेवलेंथ एब्जॉर्ब कम होगी। तो आप तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब निकालो ना, आपको ऑब्जर्व्ड कलर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने फिर बता रहा हूं ऑब्जर्व्ड कलर स्ट्रेंथ को लिगेंड की डिसाइड नहीं करता, ऑब्जर्व कलर कभी डिसाइड ही नहीं कर सकता स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। लिगेंड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है जो एब्जॉर्ब कलर है, ऑब्जर्व नहीं करता, एब्जॉर्ब कलर डिसाइड करता है। अभी समझा रहा हूं क्वेश्चन, मेरी बात समझ गए? अब जैसे आपने बोला लिगेंड की प्रेजेंस में, आप ये बताओ, मैं आपको समझाऊं, लिगेंड की प्रेजेंस में ही तो डीजेनरेसी लॉस होती है। लिगेंड की प्रेजेंस में डीजेनरेसी लॉस होती है, और डीजेनरेसी लॉस लॉस होती है तो जिसके कारण क्या होता है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, डीडी ट्रांजिशन करता है, और इस डीडी ट्रांजिशन के कारण वो एक वेवलेंथ को विजिबल रीजन की एब्जॉर्ब करता है और उसके कारण आपको कलर दिखाई देता है। तो लिगेंड की प्रेजेंस में डीजेनरेसी लॉस होती है। तो अगर आप मान लो जैसे TiH2O का होल 6 3+ है, TiH2O का होल 6 3+ है, इसको अगर मैं स्ट्रांगली हीट कर दूं, तो स्ट्रांगली हीट करने से सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, वाटर इवोपरेट हो जाएगा। वाटर इवोपरेट हो गया मतलब लिगेंड गायब हो गए, और लिगेंड अगर गायब हो गए तो ये कलरलेस हो जाएगा, Ti+3 ये कलरलेस हो जाएगा। पहले इसका कलर शायद ग्रीन है, तो TiH2O का होल 6+3 को अगर आप स्ट्रांगली हीट कर दोगे तो वाटर चले गया, वाटर चले गया मतलब लिगेंड चले गया, वाटर लिगेंड चले गया तो Ti जो है अब लिगेंड नहीं रहा तो डीजेनरेसी लॉस ही नहीं होगी, और अगर डीजेनरेसी लॉस नहीं होगी तो वो कलरलेस होगा, फिर डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। आप समझो ना, एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, वॉयलेट होता है शायद कलर, है ना, ध्यान रखना, वॉयलेट होता है, सॉरी गलती हो गई यहां पर, वॉयलेट होता है कलर, वॉयलेट से कलरलेस हो जाता है। सॉरी बच्चों थोड़ा ध्यान नहीं रख पाए, वॉयलेट से कलरलेस हो जाता है।
मैं फिर बोल रहा हूं, जो दिखता है वो ऑब्जर्व्ड कलर एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैं लिख दूं, जो दिखता है वह एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है इस टॉपिक को। एब्जॉर्ब कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो दिखता है वो एब्जॉर्ब कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो लिगेंड की प्रेजेंस में डीजेनरेसी लॉस होती है। अब जैसे मान लो आप CuSO4.5H2O है, ब्लू विट्रॉल है ना, इसका कलर ब्लू होता है। अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट कर दूंगा तो सारे वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि कलरलेस होता है। समझो ना, क्योंकि लिगेंड की प्रेजेंस में ही तो डीजेनरेसी लॉस होती है, और जब डीजेनरेसी लॉस होगी तभी तो dd ऑर्बिटल एक लोअर एनर्जी पर एक हायर पे जाएगा, और जब एक लोअर और एक हायर पे जाएगा तभी तो dd ट्रांजिशन होगा, और dd ट्रांजिशन होगा तभी तो कलर आएगा। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जो कलर आपको जो दिखता कलर है वो ऑब्जर्व्ड कलर है, वो एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये बात आपने लिख ली। अगर मान लो मेरा वेवलेंथ ज्यादा है, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ ज्यादा है, तो दोनों के बीच में, जो दोनों के बीच में एनर्जी है Eg और T2G के बीच में एनर्जी वो कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। फिर ये वीक फील्ड लिगेंड होगा बेटा, मेरी बात समझो, फिर ये वीक फील्ड लिगेंड होगा। समझ के नहीं समझे? अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम है तो वो स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। समझे नहीं समझे? एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा था, TiHCO को होल 6 को होल थ्राइस को स्ट्रांगली हीट करोगे तो सारे लिगेंड गायब हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और सारे वाटर मॉलिक्यूल अगर गायब हो गए तो ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि अब लिगेंड है ही नहीं, और लिगेंड जब अप्रोच करता है तभी तो डीजेनरेसी लॉस होती है, तभी तो डीजेनरेसी लॉस होती है। जल्दी से नोट कर लो। तभी तो बोलो, एनसीईआरटी ने बता रखा है, एनसीईआरटी ने बता रखा है इसका कलर अगर वॉयलेट है तो इसने ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन कलर की रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करी होगी। बेटा आप ये देखना, इधर सुनो, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अब जैसे TiH2O के होल 6 के अंदर Ti का कॉन्फ़िगरेशन लिखो +3 का, तो Ti+3 का कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास D1 है, 3D1 शायद है ना। तो शुरुआत में पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल केस है, तो शुरुआत में कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G1 Eg0, और फिर जब ये एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ को तब ये क्या करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G0 Eg1। तो इसी को तो कहते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में गया, इसके लिए उसने वेवलेंथ को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, इसी को कहते हैं dd ट्रांजिशन, इसी को कहते हैं dd ट्रांजिशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं TiH2O का होल 6 का कलर वायलेट क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे रीजन है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है T2G1 से Eg1 में, इसी को कहते हैं dd ट्रांजिशन। और ऐसा करने पे उसने ब्लू ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, और जो कलर शो किया है वो वायलेट शो किया है। समझ गए? जल्दी बताओ। अभी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ये एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर लिगेंड गायब हो गया ना, जैसे इस केस में भी वाटर लिगेंड होते हैं, CuSO4.5H2O में वाटर लिगेंड होते हैं, अगर ये गायब हो गया ना, हीट करने पे वाटर अगर चला गया तो लिगेंड चला गया, तो डीजेनरेसी अब ब्रेक ही नहीं होगी, और जब डीजेनरेसी ब्रेक नहीं होगी तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। समझ गए नहीं समझे? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर है, कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है वो dd ट्रांजिशन की वजह से आता है। और dd ट्रांजिशन क्यों होता है, क्योंकि लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड के अप्रोच करने से क्या होता है, डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, और डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है तो उसे dd ट्रांजिशन कहते हैं। बोलो बच्चों, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, GNET 2019 में क्वेश्चन पूछा, एक दो बड़े अच्छा, GNET 2019 में क्वेश्चन पूछा कि एक लिगेंड L1 है, एक लिगेंड L2 है, एक लिगेंड L3 है, एक लिगेंड L4 है, और ये जो कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब जो कलर है
वो है ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, रेड है। तो इन लीगेंड को स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाओ, इन लीगेंड को स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाओ। कर लोगे? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एब्जॉर्ब कलर बता रखा है बच्चों। ऑब्जर्व्ड कलर अगर आपको दे दे और पूछे स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड, तो आपको पहले ऑब्जर्व से एब्जॉर्ब्ड पे पहुंचना होगा, क्योंकि लीगेंड की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड करता है। जिस कलर को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाएगा, वो कलर डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड को। ऑब्जर्व्ड कलर नहीं डिसाइड करता। ऑब्जर्व्ड कलर अगर मैं आपको दे दूं, तो आप सबसे पहले एब्जॉर्ब्ड पे पहुंचेंगे। एब्जॉर्ब्ड की मदद से फिर आप वेवलेंथ देखेंगे, वेवलेंथ के बेसिस पे आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी से डिसाइड करेंगे। तो अब यहां पर इन्होंने एब्जॉर्ब दे दिया, बड़ा आसान है। जब लीगेंड की स्ट्रेंथ बतानी है तो एब्जॉर्ब कलर में देखो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की है, फिर किसकी है, फिर येलो की है, फिर किसकी है वेवलेंथ, फिर ग्रीन की है, फिर किसकी है, ब्लू की है। ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, वेवलेंथ का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। रेड वाला लीगेंड कौन सा है, L4, फिर किसकी है L2, फिर किसकी है L3, फिर किसकी है L1। उल्टा कर दो, एनर्जी का ऑर्डर उल्टा होता है। एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा मतलब लीगेंड ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड L1 है, फिर कौन है L3 है, फिर कौन है L2 है, फिर कौन है L4 है। नहीं समझ में? एब्जॉर्ब कलर दे रखा है, तो एब्जॉर्ब कलर से हमने वेवलेंथ लगा दिया। वेवलेंथ का उल्टा एनर्जी होता है, और एनर्जी जिसकी ज्यादा उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा मतलब लीगेंड स्ट्रॉन्ग। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ब्लू। ब्लू कौन है, L1। तो L1 का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ये आंसर हो गया आपका। L1 की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, लिखा नोट किया बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से समझाता हूं, देखो जरा समझो। एब्जॉर्ब्ड कलर दे रखा है, तो एब्जॉर्ब्ड कलर में आप ये मुझे बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। एब्जॉर्ब्ड कलर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। रेड की वेवलेंथ अगर सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब सबसे कम होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी, इसका मतलब गैप कम है। गैप कम है तो लीगेंड सबसे वीक होगा, वीक लीगेंड होगा, वीक फील्ड लीगेंड है। L4 सबसे वीक फील्ड लीगेंड है। L1 ब्लू, ब्लू की मतलब वेवलेंथ एब्जॉर्ब कम है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, तो ये हो गया L1। L1 सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और L4 सबसे वीक फील्ड लीगेंड है। इन दोनों में बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। L3 की वेवलेंथ कम है और L2 की वेवलेंथ ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो गैप कम है। तो आंसर आएगा L1 के बाद L3 और L3 के बाद L2। ये जी में पूछा गया 2019 में, चेक कर लो। एक क्वेश्चन और पूछा, L1, L2, L3, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये ऑब्जर्व्ड कलर है बच्चों। ये ऑब्जर्व्ड है, मैंने क्या बोला था, ऑब्जर्व्ड कलर कभी भी डिसाइड नहीं करता स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड। ये जी में पूछा गया 2020 में। ऑब्जर्व्ड कलर डिसाइड नहीं करता स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड को। L1, L2, L3 है ना, ग्रीन, ऑरेंज, रेड है। अब जरा मेरी बात समझना, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो बताओ अब आप कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल बना लो। कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल बना लो इस तरीके से, ये वॉयलेट इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड। आपने ऑब्जर्व साइकिल बना ली। तो जिसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया है, उसने एब्जॉर्ब किस कलर को किया है, तो यहां एब्जॉर्ब कलर लिख दो। जिसने रेड को एब्जॉर्ब किया है, जिसने ऑरेंज, जिसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया है, जिसने रेड, जिसने ग्रीन को एब्जॉर्ब किया है। तो ये डिसाइड नहीं करते, ऑब्जर्व्ड कलर डिसाइड नहीं करते, एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड करते हैं। अब एब्जॉर्ब्ड कलर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, एब्जॉर्ब्ड कलर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो वो है L1 की। L1 की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो एनर्जी सबसे कम है, एनर्जी कम है तो ये लीगेंड सबसे वीक है। और एब्जॉर्ब कलर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की। ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है, सॉरी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, ब्लू की वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। तो सबसे वीक लीगेंड L1 होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड L2 होगा, बीच में आएगा L3। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। एनसीईआरटी ने पूरा तरीके से बताया, आप इसको पढ़ना अच्छे से। तो असली में एब्जॉर्ब्ड कलर डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड को, ऑब्जर्व्ड कलर नहीं करता। तो अगर मैं आपको ऑब्जर्व दे दूं तो कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल की मदद से एब्जॉर्ब पता लगाओ। एब्जॉर्ब में वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ का उल्टा एनर्जी है। एनर्जी जिसकी ज्यादा उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा, जिसमें एनर्जी कम उसमें स्प्लिटिंग कम।
एक बात को और जस्टिफाई करते हैं, एनसीईआरटी को लेकर जस्टिफाई करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो पाए। जैसे एनसीईआरटी ने एक चीज बता रखी है, मैं आपको वो बताता हूं। आप इस चीज से जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को, NiH2O का होल 6+2 है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और En इसको रिप्लेस कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, इसका कलर ग्रीन दे रखा है। जब इसको रिप्लेस करेगा तो इसका कलर आता है NiH2O का होल 4, En बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर दिया, इसका कलर आता है ब्लू, पेल ब्लू है ना। फिर एक बार En एक्वस के साथ रिएक्ट किया तो इसका कलर आता है डार्क ब्लू, NiH2O का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस +2, इसका कलर आता है डार्क ब्लू। फिर इसको एक बार En एक्वस से रिप्लेस किया, अब इसका कलर आता है वॉयलेट, अब इसका कलर आता है वॉयलेट, NiEn का होल थ्राइस +2 सॉरी, इसका कलर आता है वॉयलेट। क्या ये बात जस्टिफाई करती है? चलो आपको मैं पहले से बता दूं, En एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कंपेयर टू H2। En एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कंपेयर टू H2, तो कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल बना लो, एक कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल बना ली। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल बनाया करो ना। बताओ, रूम के अंदर मक्खियां भी परेशान करने लगी, अब इतने बुरे दिन आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, यहां लिख लेते हैं वॉयलेट इंडिगो, फिर यहां लिख लेते हैं ब्लू, यहां लिख लेते हैं ग्रीन, यहां लिख लेते हैं येलो, यहां लिख लेते हैं ऑरेंज और यहां लिख लेते हैं रेड, है ना। तो सबसे पहले ऑब्जर्व्ड कलर ये था, सबसे पहले ऑब्जर्व्ड कलर ये था, फिर ऑब्जर्व्ड कलर क्या आ गया ग्रीन के बाद, बताओ पेल ब्लू, ये ऑब्जर्व्ड 2 था, ये ऑब्जर्व्ड 1 था, फिर ये ऑब्जर्व्ड 3 था, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, फिर ये ऑब्जर्व्ड 4 था, है ना। तो अब उल्टा कर लो, जब ऑब्जर्व्ड 1 था तो ये एब्जॉर्ब्ड 1 होगा, फिर ये एब्जॉर्ब्ड 2 होगा, फिर ये एब्जॉर्ब्ड, एरो उल्टा बना दिया, फिर ये एब्जॉर्ब्ड 3 होगा, फिर ये एब्जॉर्ब्ड 4 होगा। आप समझो मेरी बात को, यहां पे समझना, आपने इस चीज को देखा कि शुरुआत में NiH2O का होल 6+2 का कलर ग्रीन आ रहा था, तो ग्रीन आ रहा है तो ये वीक लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो किस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था? रेड। रेड किस में आता है बताओ? रेड बेटा किस में आता है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा कब होती है? जब लिगेंड क्या होता है? वीक। जब लिगेंड वीक होता है तभी तो वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब बेटा ऑब्जर्व्ड कलर ग्रीन आ रहा है तो एब्जॉर्ब्ड कलर रेड था। रेड किस रीजन में आता है? बहुत कम वेवलेंथ के रीजन, बहुत सॉरी बच्चों, ग्रीन अगर ऑब्जर्व्ड कलर है तो रेड एब्जॉर्ब्ड कलर है, और अगर रेड एब्जॉर्ब्ड कलर है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है तो लिगेंड वीक है, तो पहला केस सही है, लिगेंड वीक है। अब जैसे जैसे En एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो इसे रिप्लेस करेगा तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आप देखो लगातार वेवलेंथ कम होती जा रही है बेटा। जैसे जैसे En एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे जैसे रिप्लेस करेगा तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी? वेवलेंथ लगातार कम होती जाएगी, एब्जॉर्ब वेवलेंथ कम होती जाएगी। भैया En एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, En एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे जैसे आप वाटर को En से रिप्लेस कर रहे हो, आप देख रहे हो लगातार वेवलेंथ कम हो रही है और एनर्जी ज्यादा हो रही है। बात समझो ना मेरी। शुरुआत में सारे वाटर थे तो सारे कौन सा कलर का एब्जॉर्ब कर रहे थे? रेड। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो जैसे जैसे आप वाटर को रिप्लेस करोगे वेवलेंथ लगातार कम हो रही है कि नहीं हो रही है? ये बात जस्टिफाई करती है कि En एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है जिसमें डेल ज्यादा हो, डेल ज्यादा हो मतलब एनर्जी ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा हो मतलब वेवलेंथ कम हो। तो जैसे जैसे आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं En से, वैसे वैसे आप देखो ना एब्जॉर्ब्ड कलर की वेवलेंथ कम हो रही है। ये चीज जस्टिफाई कर रही है इस चीज को। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर किसने बताया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया
किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से आता है। जैसे एनसीईआरटी बताती है TiH2O का होल 6+3 का कलर क्यों आ रहा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है T2G1 Eg0, जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है T2G0 Eg1, इसी को कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता है। ये बेटा क्लियर बात समझा। देखो आपको पहले ऑब्जर्व कलर क्या हो रहा था, ग्रीन, फिर पेल ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर वायलेट, ये एब्जॉर्ब हो रहा था, वो ऑब्जर्व हो रहे थे, ग्रीन पेल ब्लू डार्क ब्लू वायलेट, ये ऑब्जर्व हो रहे थे, दिख रहे थे ना। तो फिर एब्जॉर्ब इनको कॉम्प्लीमेंट्री से निकालो। इस केस में देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है था रेड एब्जॉर्ब किया था, जब रेड एब्जॉर्ब किया था मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी, एनर्जी बहुत कम थी, इसका मतलब सारे लिगेंड वीक थे। जैसे जैसे En स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है वैसे वैसे वो क्या करेगा, वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी ज्यादा। तो अब देखो लगातार वेवलेंथ कम होती जाएगी जैसे जैसे En रिप्लेस करेगा वाटर को। ये हमारा यहाँ पर एक टॉपिक खत्म हो गया है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, इतना करके मुझे बताना, और डाउट है तो फिर मुझे बताना। ओके, थैंक यू।